नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते हम बात करेंगे ये देश है हमारा में 5 बातों पर। आप बोलेंगे 5 यानी 5 बड़े बयान आए हैं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के 2 सांसद हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से, बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से कोरोना देश में आ गया है, यह आसमानी आफत है, शरिया के साथ छेड़छाड़ हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में मौतों का भी घोटाला कर दिया है, यानी मौतों को छुपाया गया है। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो है वो वैक्सीन को बर्बाद कर रही है, और राहुल गांधी का अपना राग है कि बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ गई है कोरोना काल में। आज इन तमाम मुद्दों पर यह देश है हमारा में हम एक बड़ी चर्चा करेंगे जो जरूरी भी है, लाजमी भी है। आज ये देश है हमारा में हमारे साथ कई बड़े नेता होंगे जो इस पर अपनी बात रखेंगे। आज हम आपको कोरोना पर सियासत की 5 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन कोरोना में धर्म का एंगल ले आए। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। सियासत की दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के ही एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्क की है। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है, हमसे गलतियां हुई हैं। मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और फिर ईदगाहें भी ना जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। मॉब लिंचिंग करा रही है बीजेपी, लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है कि कुछ जगह जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं। तो ये क्या ये इसको गलती नहीं मानेंगे। तीसरी तस्वीर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के टकराव की है। जो आंकड़े आए हैं मैं वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। आप सोचिए, अनअकाउंटेड डेथ 21,000 से अधिक ऐसी मृत्यु हुई हैं दिल्ली शहर के अंदर जो अभी तक अनअकाउंटेड है, जिनके विषय में कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। मैं सोच रहा था, हो सकता है संबित पात्रा जी बताएंगे कि 36,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड वैक्सीन का बजट रखा गया था, उसके बारे में देश को थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। सियासत की चौथी तस्वीर देखिए जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं 11.5 लाख से अधिक वैक्सीन कूड़े में डालने के बाद ऐतिहासिक पहल। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने के बाद राजस्थान सरकार ने कई परियोजनाओं के भूमि पूजन की घोषणा कर किया भव्य पाखंड। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज द क्रिमिनल वेस्टेज
राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी एरोगेंस की वजह से ये सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में बताऊं, कुछ दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाली, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है। और वो चिदम्बरम साहब हैं, उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे शायद, उन्होंने कहा कि एक ऑडिट होना चाहिए कंपनी पे। अरे भैया 2 दिन के बाद पता लगा राहुल गांधी जी जो वैक्सीन आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे वो राजस्थान के में पता लगा वो राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने कूड़े में डाली हुई थी। तो ऑडिट अब राजस्थान में हो रहा है, उन पर प्रेशर आ गया, राजस्थान में हो रहा है। तो इसलिए आप राहुल गांधी जी की और शशि थरूर इन लोगों की बात सीरियसली मत लीजिए। और सियासत की 5वीं तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी एक ट्वीट में कह रहे हैं, अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना के मुद्दे पर कब तक सियासत होगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, कोरोना पर सियासी बवाल का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, कई राज्यों में वैक्सीन की जमकर बर्बादी पर विपक्ष चुप है, बोलना चाहिए। वैक्सीन की कमी है लेकिन बर्बादी पर जवाबदेही बेहद आवश्यक यानी जरूरी है। दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट का वादा सिर्फ वादा ही रह गया है, यह भी पॉइंट है। वैक्सीन खरीद पर जनवरी में ठोस फैसला ना लेना बड़ी गलती है, यह भी पॉइंट है। बड़ा तबका भ्रम की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता। आप याद करिए जब वैक्सीन आई थी तब किस तरह के बयान दिए गए थे। कहा गया था कि इससे आप इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी आपको तकलीफें हो जाएंगी। कोई बीजेपी की वैक्सीन कह रहा था। कोरोना में अब धर्म की एंट्री हो गई है और धर्म से जोड़ना वाकई जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। यह कहना कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ ऐसे फैसले करे जिस वजह से कोरोना आ गया है, तो दुनिया के बाकी मुल्कों में तो मोदी की सरकार नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में तो मोदी की सरकार नहीं है, अमेरिका में तो मोदी की सरकार नहीं है, इटली में तो मोदी की सरकार नहीं है, यूरोप में तो मोदी की सरकार नहीं है, पाकिस्तान में तो मोदी की सरकार नहीं है, तो वहां क्यों कोरोना आ गया है? पॉइंट ये है। आइए अब मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्ण जुड़ रहे हैं जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, आरएसएस के विचारक। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं जो अपनी कमीज को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, अपनी जैकेट को बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ संजीव झा जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। और गौरव भाटिया है मेरे साथ, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। गौरव भाटिया, शुरुआत में आपसे करता हूं। सियासत की 5 तस्वीरें मैंने दिखाई। एक तरफ आप ही की पार्टी के नेता प्रवक्ता संबित पात्रा आम आदमी पार्टी पर वो कहते हैं कि वो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का किस तरह से बुरा हाल हुआ है राजस्थान के अंदर। तीसरी तस्वीर है समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों की जो कह रहे हैं कि यह आसमानी आफत है, यह मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आई है। राहुल गांधी की तो बात है ही, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी मोदी सरकार की वजह से है। योर टेक, आरोप बड़े सारे हैं आप पे। देखिए, क्योंकि आपने बात पहले राजस्थान की करी तो राजस्थान से ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान में केंद्र की सरकार वैक्सीन दे रही है और वहां पे वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। हरदीप पुरी जी ने जैसा बताया, करीब 11.5 लाख वैक्सीन की जो डोजेस हैं वो बर्बाद करी गई। और जब पत्रकारों ने ये बात उजागर करी, आपके चैनल ने भी करी और प्रतिष्ठित अखबारों ने भी करी, तो धमकियां दी गई पत्रकार को कि ये कैसे किया जा रहा है, ये मत करिए। और इसके अलावा वहां पे जो मौतों का आंकड़ा है जो बड़ा दुखद है, वो भी ऐसे कम करके किया जा रहा है जिससे कि राजस्थान की असलियत बाहर ना आए। और वैक्सीन पे तो मैं ये कहूंगा कि बताया जा रहा है, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को आज कहा कि ये वैक्सीन क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो अशोक गहलोत जी ने कहा आपने कांग्रेस बर्बाद कर दी, हमने तो नहीं पूछा। अमित जी, कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं आप बताइए। देखिए, ऑक्सीजन, इनकी लड़ाई क्या है कोविड के खिलाफ? मेरे हाथ में ये एक राजस्थान की सरकार का इश्तिहार है। जब केंद्र की सरकार इन्हें ऑक्सीजन दे रही थी तो ये इश्तिहार दे रहे थे क्रायोजेनिक टैंक्स ला। ये दूसरी बात जो मैंने उठाई कि वैक्सीन के वायल्स दफनाए हुए पाए गए। ये तीसरी खबर है प्रतिष्ठित अखबार की कि पूरी तरह से वहां पे वैक्सीन बर्बाद किया जा रहा है। और दुख तब सबसे ज्यादा होता है जब ये लोग वैक्सीन में भी धर्म जोड़ लेते हैं।
आप बताइए, कांग्रेस के लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में, जहां इनका वजूद नहीं है, कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। और आपने बताया एसटी हसन ने अखिलेश यादव से सीख लिया। अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी का टीका, एसटी हसन ने उससे भी आगे बढ़ के बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भाई इस वैक्सीन से क्या होगा, ठीक है गौरव, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। और मिस्टर बर्क ने भी यही कहा। तो आज सवाल ये है, ये लोग वैक्सीन में धर्म कैसे ढूंढते हैं? क्या वैक्सीन बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये लगवा लेते हैं, अगर जय श्री राम बोलता है नहीं, तो उनका नहीं कहना है, लगवाते। मैं उस पे आऊंगा, बर्क और एसटी हसन के बयान पे आऊंगा, लेकिन आपने कांग्रेस पे टिप्पणी करी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे टिप्पणी करी, अशोक गहलोत की सरकार पे टिप्पणी करी, राहुल गांधी पे टिप्पणी करी, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम से जवाब जरूरी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, महत्वपूर्ण क्या है, कोरोना से लड़ाई या पॉलिटिकल खेमाबंदी? आप ही के एक साथी हैं जो मैंने अमर उजाला अखबार में पढ़ा, और वो कह रहे हैं कि अगर इस समय 2% बीजेपी की 2 सीटें वापस आ जाएंगी अगर सारे मुसलमान एक तरफा हो जाए। इस समय लड़ाई कोरोना के साथ है या बीजेपी के साथ है, या हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ये? और पॉइंट नंबर 2, क्या आपको नहीं लगता जवाबदेही है अगर वैक्सीन बर्बाद हो रही है? अमीश देवगन जी, कई सारे सवाल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस देश में सरकार है, और मैं उसे सत्ताधारी पार्टी कहता हूं, और उनके बड़े विद्वान प्रवक्ता ने बहुत तीखे तीखे सवाल किए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब पहली बार कोरोना देश में आया तो वो राष्ट्रीय आपदा थी, नेशनल पेंडेमिक था, नेशनल इशू था। और जब कोरोना जा रहा था तब भी वो नेशनल इशू था। लेकिन जब कोरोना बढ़ा और कोरोना से लोग मरने शुरू हो गए, तड़पने शुरू हो गए, तो ये राज्यों का पेंडेमिक हो गया। पहले ये नेशनल पेंडेमिक था, अब ये स्टेट्स पेंडेमिक हो गया। भाई आप ये बताइए, आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं? क्या कोई प्रदेश, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री वैक्सीन जो जिंदगी बचाने का काम कर रही है उसको बर्बाद करेगा? अरे इस तरह के जो स्मगलर्स होते हैं, जो दवाई का या ऐसी जरूरी चीजों का स्टॉक करके रखते हैं, ये उनका गुनाह है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन मिल जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदार ठहराएंगे आप, या बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने वैक्सीन और तमाम दवाइयों का भंडारण किया तो उसके लिए क्या शिवराज जी को जिम्मेदार ठहराओगे? ये वहां हो जाएगा तो उनकी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, ये कहीं हो जाएगा तो उस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। अगर राजस्थान में हुआ है तो आचार्य जी इसका सहज रूप से जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी इस पे बोलना चाहिए, जो लगातार वैक्सीन पे बोलते रहे। अमीश देवगन जी, अगर राजस्थान में ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको उठा के जेल भेजा जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल, कांग्रेस की आचार्य जी कांग्रेस की दिक्कत यह है कि हर चीज पर कांग्रेस ब्लेम गेम करती है, करे पॉलिटिकल उनका राइट है वो करने, लेकिन हर चीज को छू के भाग जाना। अब आप बताइए, आप ही की पार्टी में नेता लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान देश के अंदर होता है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या करा? क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं करा? नहीं, मैं आपको जब वो इंटरनल पार्टी की मीटिंग में इस तरह की बातें कह रहे थे, जवाब क्या है इसका? वो प्रियंका गांधी का एडवाइजर है, जवाब कौन देगा? प्रियंका जी देंगे, आप देंगे? अमीश जी, जवाब तो तब दूंगा जब मुझे बोलने दिया जाएगा। मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, मेरे साथ अत्याचार करेंगे आप, तो कैसे मैं जवाब दूंगा? आपने सवाल तो दाग दिया, मेरा जवाब तो सुन लीजिएगा। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। कांग्रेस पार्टी ना लेफ्ट का ना राइट का सपोर्ट करती है। कांग्रेस पार्टी ना हिंदू फैनेटिज्म को एक्सेप्ट करती है, ना कांग्रेस पार्टी मुस्लिम फैनेटिज्म को एप्रिशिएट करती है। हम लोग अगर एप्रिशिएट करते हैं तो हिंदुस्तानियत को एप्रिशिएट करते हैं, इंसानियत को, और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारे कई नेताओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। सवाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, अगर नसीमुद्दीन साहब ने कुछ कहा है तो उसका वो सवाल का जवाब नसीमुद्दीन साहब देंगे। लेकिन अगर नसीमुद्दीन साहब ने ये कहा है, क्या नसीमुद्दीन साहब ने ये कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों के वोट की जरूरत है? क्या नसीमुद्दीन साहब ने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं का वोट नहीं चाहती? इसलिए उनका बयान पूरा सामने रखिएगा। और मैं समझता हूं नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत ही सीनियर लीडर है, वो ऐसा बेहुदा बयान बिल्कुल नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, पूरे देश के तमाम हिंदुस्तानियों की और इंसानों की पार्टी है। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया,
वो कह रहे हैं कि आपने राज्यों का मुद्दा बना दिया वैक्सीनेशन को, कोविड को, जो सेंटर का मुद्दा था, और कांग्रेस महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। रिप्लाई गौरव भाटिया, गंदा खेल आप खेल रहे हैं। काश ऐसा होता कि महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती। अब तो ये बताया जाता है कि जो गांधी है नाम चुरा लिया लेकिन आइडियोलॉजी को भूल गए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हमारे आचार्य जी ने तो टीका लगवा लिया, मैं तो बड़े गर्व से कहूंगा भारतीय टीका था, इन्होंने लगाया, सुरक्षित हो गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने टीका लगवाया कि नहीं आचार्य जी? और आप ये मानते हैं कि नहीं कि उनको एक अपील करनी चाहिए जैसे अखिलेश यादव जी को करनी चाहिए कि सब भारतीय आगे आए और टीका लगवाएं। और 22 करोड़ जो टीके लगे हैं, जो प्रदेश की सरकारों को दिए गए हैं, वो केंद्र की सरकार ने दिए। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की चिट्ठी है, केंद्र की सरकार सब कुछ कर रही थी। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी, बिंदु नंबर 6, आचार्य जी मिलेंगे तो बताइएगा उन्हें। उन्होंने कहा प्रदेश की सरकारों को अनुमति दीजिए, वो खुद टीका लेंगे। जब ये कर दिया गया तो आप कहते हैं क्यों कर दिया गया? तो हम राहुल गांधी की सुने या राहुल विंची की सुने? पहले उन्होंने कहा आचार्य जी जवाब, आचार्य जी जवाब, आचार्य जी का जवाब सुनिए। रिबर्सल आचार्य जी, लॉकडाउन लगना चाहिए। ओके आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने टीका क्यों नहीं लगाया? मैं आऊंगा अनुराग जी, आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी का नाम लिया गया, मैं आपको बतौर मौका दूंगा, लेकिन मैं अभी आचार्य जी जवाब दीजिए गौरव भाटिया की बात। देखिए, गौरव भाटिया जी की प्रॉब्लम क्या है कि ये सुबह से शाम तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश के अंदर गौरव भाटिया मेरी बात सुन लीजिएगा। गौरव भाटिया, मैं तू मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अमीश देवगन जी ने बड़ी संजीदगी के साथ सवाल उठाए हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का नरेंद्र मोदी, मैं करना भी नहीं चाहता हूं, मैं दे रहा हूं गौरव भाटिया, हैव पेशेंस। गौरव भाटिया, यू आर सीनियर मोस्ट लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, प्लीज हैव पेशेंस। गौरव भाटिया, आपका प्रॉब्लम क्या? प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है, मैं तो देखो गौरव भाटिया, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ईश्वर एक है। परमात्मा कोई उसको नाम ले, अल्लाह कहे या गॉड कहे या खुदा कहे या ईश्वर कहे, वो एक है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह दो हैं? क्या आप कहना चाहते हैं परमात्मा और खुदा दो हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक है और हम सब उसके हैं और वो हमारा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आप ये जानते हैं, आपकी पार्टी ये जानती है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इस वर्तमान बीजेपी का कोई अगर काउंटर है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के अंदर अगर आपने इस परिवार को बदनाम कर दिया, अगर इस परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल दी और इस देश के सामने इस परिवार को की इमेज को डैमेज कर दिया, तो आप अगले 10 सालों तक राज करते रहेंगे। इसलिए सुबह से शाम तक आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को काउंटर करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा ये गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है, ये सफल नहीं हो पाएगा। देश की जनता ये जानती है गौरव भाटिया कि ये वो खानदान है, ये नेहरू, पंडित नेहरू का ये वो खानदान है जिसने अपनी शहादत इस देश की मिट्टी के लिए दी है। ये देश की जनता जानती है कि ये वो इंदिरा गांधी का परिवार है जिसकी छाती के लहू की बूंदें इस देश की धरती पे गिरी थी। ये देश की जनता जानती है कि ये वो राजीव गांधी का परिवार है जिसकी लाश के टुकड़े सोनिया गांधी और उसके बच्चों ने बीने थे। तो आप इस परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, अब मैं आपकी आप बहस नहीं करना चाहते। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। धन्यवाद। आप राहुल गांधी को और कांग्रेस की सरकारों को बदनाम कर रहे हैं। से सम्मान एक बात कहूंगा, बदनाम वो होता है जिसकी इज्जत और नाम हो। और ठीक है, अगर दादी ने या पिता ने लहू दिया देश के लिए, तो क्या ये कहा कि भ्रष्टाचार करके देश को लूट लो? भ्रमजीवी कांग्रेस के बारे में आपको बताता हूं। 8 अप्रैल के लेटर के बारे में तो आपने उत्तर नहीं दिया, लेकिन भ्रमजीवी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, कहते हैं वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। बन्ना गुप्ता कहते हैं देश को चूहों की लेबोरेटरी मत बनाओ। शशि थरूर कहते हैं वैक्सीन खतरनाक है। अमरिंदर सिंह कहते हैं पंजाब में हम वैक्सीन कोवैक्सीन नहीं लेंगे। आनंद शर्मा कहते हैं बहुत रिस्की है ये वैक्सीन। और जयराम रमेश कहते हैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं, आप बताइए, क्या आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं कह सकते कि इस तरह के अभद्र बयान जो भ्रम फैलाते हैं मत दीजिए? आचार्य जी ऐसा क्यों होता है? आचार्य जी ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे, आप 40 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनुराग भदौरिया का रुख करूंगा।
और संजीव झा भी इंतजार कर रहे हैं और अवनीश अवस्थी भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस में वैक्सीन को लेकर जो भी बयान सामने आए वो उनके निजी बयान है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान सामने आया वो भी निजी बयान है, सब निजी बयान हो जाते हैं, कांग्रेस का कोई बयान नहीं होता। इंडियन वेरिएंट कहा जाता है तो उस पे भी राहुल गांधी को आप लोग डिफेंड नहीं कर पाते, क्यों? ऐसा क्यों बार बार? देखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने कब कहा कि वैक्सीन मत लो? कांग्रेस के किसी नेता ने यह कहा कि वैक्सीन मत लो? और जहां तक राहुल जी का और सोनिया गांधी का, प्रियंका जी का सवाल है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने वैक्सीन ली होगी, लेकिन फोटो खिंचवा करके अपने ट्विटर पर नहीं डाला होगा। बहुत से लोग, बहुत से देश के नेता हमारे ऐसे हैं, गौरव भाटिया, हमारे देश के ऐसे बहुत से नेता हैं, खासतौर से भाजपा के शीर्ष पदों पे बैठे हैं, जो जरा जरा सी बात का फोटो खींचते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने खून देना सीखा है, बलिदान देना सीखा है। आचार्य जी, आपने तो फोटो डाली थी, फोटो डालना, आपकी फोटो तो हमने देखी थी, तो डाल दी थी। मैं अगले अध्यक्ष है ना ये कांग्रेस पार्टी के। मैं अमीश देवगन, मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा देश का नागरिक हूं। वाह, मैं तो छोटा सा नागरिक हूं। आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, आप छोटे से देश के नागरिक हैं। देखिए, कोई बड़े और छोटे की बात नहीं है, लेकिन विषय महत्वपूर्ण है। अब मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, इत्मीनान से, आप ज्यादा तेज बोलते हैं, लेकिन अब गौरव भाटिया की भी सब बातों का जवाब दीजिएगा क्योंकि उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह आसमानी आफत कैसे हो गया कोरोना? अमेरिका में भी आया, इटली में भी आया, वहां तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में भी आया। पहले आपके एक सांसद बोलते हैं, आज आपके दूसरे सांसद बोलते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। 1 मिनट तो बोलने दीजिएगा, फिर जवाब आपको सब मिल जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान और पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये हिंदुस्तान में नहीं आता है। ये इसको हिंदुस्तान में गिनते ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के अलग गिनते हैं, क्योंकि उन्हीं की बात करते हैं। वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, गुजरात की बात नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं उनकी बात। क्योंकि अभी आप आंकड़ा बता रहे थे कि संबित पात्रा एक आंकड़ा दे रहे थे कि सरकार आंकड़े छुपा रही है दिल्ली में, तो ये तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार महा आंकड़े छुपा रही है। यहाँ तो आंकड़े छुपा रहे हैं। यहाँ तो एक एक गांव में 100 लोगों की मौतें हो जा रही है, नदी में लाशें बहती नजर आई, यहाँ जानवर नोचते नजर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के आंकड़े आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े कब सही दिए, इसके ऊपर तो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। जहां वैक्सीन की बर्बादी है, यहाँ देखिए, यहाँ तो महिलाएं वैक्सीन लगाने जाती हैं, वहां कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, या कोविशील्ड को कोवैक्सीन लगा देते हैं, कोवैक्सीन को कोविशील्ड लगा देते हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं। और वैक्सीन तो छोड़िए, ये तो चलिए, कोरोना तो चलो वैश्विक बीमारी है, बाहर से आई है, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं उस पे आऊंगा। लेकिन जहरीली शराब पीने से यहाँ पे 100 लोगों की मौतें हो जा रही है, वो तो सरकार कंट्रोल कर सकती है, वो भी नहीं कर पाई। अब आपके संसद पे आता हूं, आपने उत्तर प्रदेश का पूरा न्यूज बुलेटिन पढ़ दिया है, जो समस्याएं हैं वो उत्तर प्रदेश, वो खबरें भी चल रही हैं। लेकिन मैं आपसे जो सवाल, नहीं ऐसा होता नहीं है ना अनुराग जी, स्कूल के अंदर अगर एग्जाम हो मैथ्स का तो आप साइंस का जवाब नहीं देते, अगर एग्जाम हो अंग्रेजी का तो आप हिंदी का जवाब नहीं देते। अनुराग जी, सम्मान में आपको एक बार दोबारा, अनुराग जी देखिए, एग्जाम है, अनुराग जी देखिए, नॉन स्टॉप बोलने से विषय अंतर नहीं होगा। अनुराग जी जवाब तो देने दीजिए। आपने जवाब दिया, आपको मैंने 1.25 मिनट अलाउ करा, आप बोलो फिर मैं बोलूं। आपने बोला मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये मुझे बताइए, ये एसटी हसन को क्यों लगता है? एक सेकंड अनुराग, इंतजार करते तो आपको जवाब मिल जाता। नहीं अनुराग, एसटी हसन को ऐसा क्यों लगता है कि शरीयत के साथ, मैंने अनुराग मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसे कानून बना दिए गए हैं, इस वजह से कोरोना आया है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बस जवाब दीजिए। फ्रांस में कोरोना क्यों आया? वहां कौन सा नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए इस बात का अनुराग भाई। जवाब दे रहा हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सांसद का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैं तो एज ए प्रवक्ता आपसे बात कर रहा हूं ना, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैंने तो नहीं, आप बोलने नहीं दोगे, आप दिक्कत है, आप बोलने तो दो ना मुझे। अरे मुझे बोलने तो दो भाई, मेरे गुरु, मेरे माँ बाप, मुझे बोलने दो। मैं किसी का माँ बाप नहीं हूँ जी, मैं किसी का प्रभु नहीं हूँ, मैं एक एंकर हूँ सर। अरे बोलने तो दो प्रभु, बोलिए अनुराग भाई। अरे प्रभु बोलने तो दो, प्रभु बोलने ही दोगे। मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैंने तो नहीं बोला कि प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था नाथूराम गौड से यहाँ का देशभक्त है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का बयान है? मैं मान लूं,
मैं मान लूं कि इनके साक्षी महाराज बोलते हैं कि इनके संकट मोचन प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? ओवैसी जी हैं, तो मान ले संकट मोचन है। मैं मान ले प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? मैं कभी जिंदगी भर शादी प्रज्ञा को माफ नहीं कर सकता। पार्टी ने उनकी खिंचाई करी थी नहीं करी थी? मैं आपसे पूछता हूँ, ये शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन को पार्टी से बाहर निकालेगी समाजवादी पार्टी? जिस तरह की बेतुकी और बेहूदी बात कर रहे हैं ये लोग। एक कह रहा आसमानी आफत है, मैं बोलूं, एक कह रहा आसमानी आफत है, और दूसरा तो पेशे से डॉक्टर है, वो सांसद है जिसका सम्मान है, लेकिन वो कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की वजह से है। अरे भैया, अच्छा तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बताओ। ये बोलो कि नहीं बोलना है, आपके बोलना है, वही सुन लेता हूं। सवाल का जवाब दीजिए ना। तो मैं वही जवाब दे रहा हूं। हाँ, सवाल का ही तो जवाब दे रहा था मैंने। प्रज्ञा ठाकुर सवाल के जवाब में ही था, साक्षी महाराज सवाल के जवाब में था, सुरेंद्र सिंह विधायक बलिया के जो बोलते हैं एलोपैथी के डॉक्टर राक्षस होते हैं, तो क्या बीजेपी का बयान मान लिया जाए कि एलोपैथी के डॉक्टर राक्षस होते हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। और जो जो हमारे संभल के सांसद ने बोला, क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि यहाँ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, यहाँ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने ट्रिपल तलाक का जिक्र कर दिया इसमें। ओके, गौरव भाटिया 40 सेकंड देन आई टेक अवनीश अवस्थी। एक सेकंड पहले अवनीश अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं, पहले अवनीश अवस्थी इसमें कुछ रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। गौरव होल्ड ऑन। ओके, अवनीश अवस्थी जी, ठीक है अवस्थी जी, जवाब इस बात का, ये आसमानी आफत है, ये मोदी सरकार की वजह से आई है। जवाब दे दिए। ये बताइए, अनुराग अब शांति से सुनिएगा, क्या है? अनुराग आपको 4.5 मिनट सुना गया है, अच्छे से बोलिए। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। पिछले 1-1.25 वर्ष में जब से ये कोरोना की महामारी आई है और पूरे विश्व को इसने घेरा हुआ है, तब से लगातार सरकार के कदमों की बाहर तारीफ भी हुई है। जब लॉकडाउन पहली बार लगा तो क्यों लगाया गया? आज ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी नीति बताइए, राज्यों के पास मत छोड़िए। ये किसकी डिमांड थी? सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि डिमांड तो राज्यों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से आई थी। क्या 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक रूप से ये नहीं कहा था कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे? क्या कुछ नेताओं ने ये नहीं कहा था कि इस पर हमें भरोसा नहीं है? क्या ये किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे आपको? एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। एसटी हसन के बारे में भी मैं वहीं पर आ रहा हूं। अब बात यहां तक आ गई है कि मुझे लगता है कि आईएमए को एसटी हसन पर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए कि वो डॉक्टर होने के बावजूद अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि उनका व्यक्तिगत है, लेकिन आईएमए तो करे ना। आईएमए एफआईआर करने में बड़ी आगे है, तो आईएमए एसटी हसन के खिलाफ भी करे। एक बात, अभी बहुत सारी बातें। अमीश जी जितना समय दिया आपने, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अवस्थी जी, मुझे 10 सेकंड। बात सारे मैंने सिर्फ वैक्सीन पर बोला है, किसी और पर नहीं बोला। जो वैक्सीन के बारे में राजनीति हो रही है, सिर्फ उसके बारे में बोला है। मैं कह रहा हूं कि अगर मृत्यु के आंकड़े हैं, अगर सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, वो चाहे दिल्ली में हुए हो चाहे उत्तर प्रदेश में हुए, वो तो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं ना, उनको कोई झुटला नहीं सकता। और कोई डेथ सर्टिफिकेट के बिना रहता नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो ये तो सब सामने आएगा, एक सामने आएगा। अलीगढ़ की नर्स अगर सुई चुभो करके वैक्सीन नहीं लगाती और उसके खिलाफ एफआईआर होती, उसके खिलाफ कोई भी विपक्षी दल एक ट्वीट तक नहीं होता। समाजवादी पार्टी का कोई नेता उसके खिलाफ नहीं बोलने की हिम्मत रखता। आप ये बताइए ना कि ये किस तरीके, और अगर वैक्सीन की वेस्टेज हुई है तो मुझे लगता है कि शायद लोगों ने तो वो भी डाल दी है, बैच नंबर भी डाल दिए। और एक अंतिम बात कह रहा हूं, एक कमलनाथ जी का एक वायरल हो रहा है वीडियो, मुझे मालूम नहीं है कि वो सच्चा है या झूठा है, इसलिए मैं पहले कहता हूं, लेकिन वो वायरल हो रहा है कि जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस के एक नेता की मृत्यु हो गई है, तो उससे उन्होंने पूछा भाई आपकी मृत्यु कैसे हुई, तो उसने बताया मेरी मृत्यु रेमडेसिविर के नकली दवा लेने से हुई है। वो सही है वीडियो, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। बात कर ली उन्होंने, ठीक है, लेकिन क्या ये एक आसमानी आफत है? क्या ये नरेंद्र मोदी की वजह से आई है? जिस तरह, क्या आपको लगता है ये सेंसिबल बयान है देने? इससे पब्लिक में भ्रम नहीं फैलेगा? वन कैन अवॉइड इट। देखिए, मुझे लगता है कि ये बयान अपने आप में दिखाता है कि तार्किक है, और मैं इस डिबेट में जाऊंगा भी नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जो देश की जरूरत है, मुझे लगता है कि जब हम सब लोग डिबेट करते हैं तो देश ये जानना चाहती है कि हमें वैक्सीन कब मिलेगा, या वैक्सीनेशन पॉलिसी के जरिए हम अपने पूरे देश को वैक्सीनेशन कब कर पाएंगे, या जिस बात की चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आज अगर तीसरे वेव के आने के आसार हैं, अगर हम अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया
तो मुझे लगता है कि जो तांडव दूसरे वे में दिखा, हो सकता है उससे बड़ा तांडव दिखे। लेकिन इसको लेकर मुझे लगता है केंद्र सरकार बहुत सीरियस नहीं है, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा भी कि भाई आपने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई उसमें 3 रेट देने का क्या लॉजिक था आपका, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलग। उन्होंने कहा कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी दिखती है कि ये तार्किक नहीं है, आपने मनमानी किया वैक्सीनेशन पॉलिसी में। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्यों नहीं इकट्ठा, क्योंकि केंद्र सरकार ये कहना था कि हमें सस्ता इसलिए मिल गया क्योंकि हमने इकट्ठा खरीदा, तो पूरे देश के लिए क्यों नहीं खरीद लिया आपने, फिर क्यों नहीं राज्यों को दिया। बार बार जो ये बात होती है कि राज्यों ने कहा कि हमें अधिकार दो, तो राज्य कह रहा था कि आप वैक्सीन लेकर हमें दीजिए, बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार जो है हमें होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट का जो ज्योग्राफिकल या जो सोशल डेमोग्राफी है वो अलग अलग है, तो अपने हिसाब से वो पॉलिसी को बनाए। अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं, अवस्थी जी 30 सेकंड कह सकता हूँ हो रही थी, राज्यों को दी जा रही थी। नहीं, एक सेकंड, संजीव जी आप गोलमोल मत करिए ना। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन हमें करने दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे? राज्य को दे दी गई वैक्सीन और राज्य ने अपना इंतजाम करना था उसको लगाने का, यही चल रहा था ना। तब कहा कि नहीं, राज्यों को स्वायत्तता दीजिए वैक्सीन लेने की, खरीदने की। आपने कहा कि राज्यों को स्वायत्तता 18 से 45 साल से कम लोगों को 18 साल से 45 लोगों को लगाने की इमीडिएट इजाजत दीजिए। ये आप लोगों की थी। आप कहिए ना कि आपने कहा 24 घंटे पहले कहा कि ऑक्सीजन है मेरे पास, उसके बाद का ऑक्सीजन मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जो भी गलती हुई है, मुझे लगता है कि किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती। संजीव बोलिए देन आचार्य प्रमोद कृष्ण एंड गौरव भाटिया। आप देखिए, पूरे कोरोना के दौरान 3 चीजें जो केंद्र सरकार को करनी थी, ऑक्सीजन देनी थी, आपको मेडिसिन देना था और आपको वैक्सीन देनी थी। इस 3 चीजों में सुप्रीम कोर्ट, इस देश के कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और बहुत सख्त टिप्पणी की। अगर ऑक्सीजन की भी बात करें तो मैं नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया जो केंद्र सरकार को करनी थी। आपने देखा कि एसेंशियल मेडिसिन क्या कमी हुई, क्या कालाबाजारी हुई। आपने ये देखा कि आज वैक्सीन को लेकर मैं दावे से कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी बनी थी, देखते हुए कि कितनी जल्दी हम अपने लोगों को वैक्सीनेट करा पाए, लेकिन केंद्र सरकार जो वैक्सीन पॉलिसी बनाया, किस तरह से दोनों कंपनी फायदे हों। ओके, गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्ण को मैं लेके आता हूं। मैं वापस आता हूं संजीव आपके बाद। आचार्य जी, आपने शफीकुर बर्क रहमान को भी सुना और एसटी हसन साहब को भी सुना जो वो बयान दे रहे हैं। क्या आप इन बयानों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है ये नरेंद्र मोदी की वजह से आई आफत, ये आसमानी आफत है, इसमें धर्म का कोई लेना देना है? देखिए अमीश देव जी, ईश्वर एक है। दुनिया के किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं पढ़ा मैंने, और ना शायद आपने पढ़ा हो कि ईश्वर कई हैं। अंग्रेजी में उसे गॉड कह दिया, अरबी में अल्लाह कह दिया, पार्शियन में खुदा कह दिया, हिंदी में परमात्मा भगवान कह दिया। ऐसे ही ये सब एक ही शक्ति के नाम है। अब सवाल इस बात का है, जो एसटी हसन साहब का बयान है, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। मुझे बड़ा दुख हो रहा कि उन्होंने इस तरह की बात की है, क्योंकि एसटी हसन साहब एक जिम्मेदार आदमी है, पार्लियामेंट्रियन है और बहुत ही दानिश्वर हैं, डॉक्टर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला का अजाब है। तो क्या अल्लाह शरीयत में दखल देने से अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो क्या वो सब लोग भी मर जाएंगे? उन पे भी आएगा जो अल्लाह की इबादत में रहते थे। वली रहमानी साहब हमारे बड़े अजीज थे, वो चले गए, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना ओसामा चले गए, कानपुर के हमारे हबीब भाई थे। वकार रिजवी साहब थे, अवधनामा के एडिटर, वो चले गए। अहमद पटेल साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वो चले गए। मौलाना एजाज काशमी चले गए। मुझे आप बताइए, ईरान में, इराक में, अरब में, दुबई में कोई ऐसा देश है जहां के मौतें नहीं हो रही हैं? तो एसटी हसन साहब का ये बयान एकदम गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। उन्हें अपनी गलती का सुधार करना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी। शफीक रहमान बर्क तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला ईद में इबादत नहीं करने दी, इस वजह से और आफत आई। देखिए सवाल इस बात का भी थी, तब भी किसी ने पूजा पाठ नहीं करा मंदिरों में जाकर? नहीं, नवरात्रों में नहीं करा? नहीं, इसमें हिंदू बीमारी जो है ना हिंदू को देखती है ना मुसलमान को देखती है। ये तो इंसान को खाती है। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, तो ये कोई अगर कोई कह दे कि साहब ये परमात्मा का, किसी ऋषि मुनि का श्राप है, परमात्मा का क्रोध है, तो क्या परमात्मा या अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपना अजाब बरसाता है? वो कायनात को जिस दिन खत्म करना चाहेगा खत्म कर देगा। तो ये कहना गलत है। दूसरा मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं कि एसटी हसन साहब का बयान जो है उनका जाती बयान है, उनका निजी बयान है। अरे भाई, तो आप कहिए कि हम इस बयान के खिलाफ हैं, समाजवादी पार्टी को कंडेम करना चाहिए। मैं कभी कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं ना, आपको कंडेम करना चाहिए। अनुराग भदौरिया, गौरव मैं आपको मौका दूंगा, मेरा वादा है, मैं मौका दूंगा। अनुराग भदौरिया, आपको इसको सिर्फ 10 सेकंड बोलिए आचार्य जी, बोलिए 10 सेकंड बोलिए दीजिएगा, उसके बाद तसल्ली से जी मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड बोलिए। देखिए अमीश देवगन प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी चाहती है कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बनकर रह जाए और सारे हिंदू उसको सपोर्ट करें। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को शौक लग गया कि सारे मुसलमान समाजवादी के साथ चले जाएं। भाई इस देश की बात कौन करेगा? कोई अगर हिंदू की बात करेगा, कोई मुसलमान की बात करेगा, कोई ईसाइयों की बात करेगा, कोई अगड़ों की बात करेगा, कोई पिछड़ों की बात करेगा, तो फिर हिंदुस्तानियों की बात कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। अनुराग भदौरिया, तमाम पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए। अनुराग भदौरिया, आपको अपने नेताओं को इस पूरे मामले पर वाकई उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए। अब कोई लोग जो नरेंद्र मोदी के विरोध में होंगे वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे इसके चलते। मैं दोनों का अरे अब मैं बोलूं, अब आप बोलने का मौका कितने आचार्य जी की बात की जवाब बोलूंगा, आपका जवाब अब आप ही बता दो कितने। हाँ देखिए, हमने पहले आपको बोला, हसन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने अपना बयान बोला, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, उन्होंने खुद ही उस बात को बोला। दूसरी बात, हमने उसका खंडन भी किया। दूसरी बात, आपने बर्ग साहब की बात की, बर्ग साहब ने 4 बातें बोली। एक बात बोली कि महिलाओं पे और बच्चियों पे अत्याचार बढ़ा है, ये सच है। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में आई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पकड़ के बलात्कार कर रही है महिलाओं के साथ। तो दो आप यही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है। अरे मैं तीनों पॉइंट पे बोल रहा हूं, आप बोलने ही नहीं दोगे यार। दिक्कत ये है, मैंने बोला बोलने दो प्रभु तो बोलूं, नहीं बोलने दो तो बोलो चुप हो जाओ। बोलिए। अब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हो मैं उनके चारों बयान की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे माओ लिंचिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर में देखो, या जनता गुंडों को मार रही है, गुंडा जनता को मार रही है, गुंडा कभी नहीं पुलिस को मारती है, पुलिस कभी गुंडे को मारता है, तो इस तरह का घटना। तीसरे उन्होंने बोला कि कोरोना यहां फैला है भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत पॉलिसी रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत के चुनाव कराए, यहाँ पे उन्होंने हेल्थ व्यवस्था ठीक नहीं की और कोरोना गांव तक पहुंचा, लोगों की मौतें हुई। तो उन्होंने बोला मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं सुनो, और लगातार सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी से यहाँ पे नरसंहार हुआ, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बीजेपी की नाकामी से नरसंहार हुआ, वादा किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है गौरव भाटिया। इनकी पॉलिसी सही नहीं है, जब आपने शफीकुर रहमान बर्ग का पूरा बयान नहीं बताया। अनुराग, मुझे अफसोस के साथ, अनुराग जी आपने अपनी बात को रखा, ना अनुराग जी आपने अपनी बात को रखा, आपने 40 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको 2 मिनट दिए, लेकिन आपने शफीकुर और रहमान बर्ग का पूरा बयान नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं पूरा बयान क्या था। कोरोना बीमारी नहीं है, यह आजादी इलाही है, यानी ऊपर वाले का प्रकोप है, क्योंकि हमसे गलतियां हुई हैं। मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरी ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, ईदगाह पर भी नहीं जा सके, मस्जिदों में भी नहीं जा सके। मॉब लिंचिंग कर रही है बीजेपी लड़कियों को पकड़ के बलात्कार करा रही है, जगह जगह जातियां और जुल्म हो रहे हैं। आपने उनका पूरा बयान नहीं पढ़ा, पूरा बयान यह था। गौरव भाटिया, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। देखिए, सबसे पहले तो जब अखिलेश यादव पार्टी का मुखिया कह दे बीजेपी का टीका, तो इससे ज्यादा शर्मसार क्या हो सकता है। और क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी है एसटी हसन के लिए, शफीकुर रहमान बर्ग के लिए, ठीक है। अखिलेश यादव की टिप्पणी भी व्यक्तिगत है क्या? तो समाजवादी पार्टी के लिए कौन बोलेंगे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या पाकिस्तान के लोग? अरे अखिलेश यादव से इतना तो करवा लो कि कम से कम एक अपील करते राहुल गांधी के साथ, दोनों यूपी के लड़के हैं, कि सबको टीका लगवाना चाहिए। दूसरी बात, ये आंकड़ा केवल एक दे दूंगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की बात क्यों आती है आपको मालूम है? वहां वसूली चल रही थी और दुखद 1 लाख करीब मौतें हमारे नागरिकों की हुई हैं। क्यों नहीं पूछा जाएगा? और उत्तर प्रदेश में जो दुगनी है जनसंख्या महाराष्ट्र की, अमीर जी आप चेक कर लीजिएगा, 20% है ये आंकड़ा, और हर मौत दुखद है, ये मैं मानता हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जो हर जिले में खुद गए हैं दौरा करने के लिए। चुप कराइए, देखिए चुप कराइए प्लीज। मार्च महीने में आप ऐसे नहीं, देखिए जनरेटर चलेगा तो फिर मैं बोलूंगा, बुरा लगेगा। कितने थे? ये जंगल थोड़ी ना है भाई, उसके बाद अप्रैल जंगल राज इनके समय में था। चुप कराइए प्लीज। नगर निगम में आंकड़े थे 2400, नहीं 2327। इनको चुप करा दीजिए, चुप करा दीजिए अमीर जी, आप शांत नहीं रह सकते, ये तरीका गलत है। लखनऊ के इनके बीच में तो मैं नहीं बोला था, करीब बताए थे, 500 अरे भैया बताए थे। अरे तो और नगर निगम में आंकड़े कितने निकले थे? 2400।
उसके बाद आपने आंकड़े दे के भी बताऊंगा। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं इनसे। अनुराग होल्ड ऑन 20 सेकंड अनुराग, 20 सेकंड का रिबटल अलाउ करिए। अनुराग होल्ड ऑन, गोडियो गौरव। तो ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, सब जानते हैं। और मैंने बता दिया जो क्राइम होता था समाजवादी पार्टी के समय में, हम सब जानते हैं, कोई सुरक्षित नहीं था। अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आया है, महान्यायवादी वहां जवाब देंगे। और एक बात जो उनके आदेश में आई है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक हर नागरिक को जिसको वैक्सीनेट होना है वैक्सीनेट करेंगे। 216 करोड़ डोजेस वैक्सीन की हम लोग उपलब्ध कराएंगे। मौत का आंकड़ा बिल्कुल छुपाया जा रहा है। हम ये आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी में अपना निकप्पापन छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। संजीव जी आप याद करिए, ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था, लॉलीपॉप मत दीजिए जनता को, तुमसे ना हो पाएगा, तुम हटो, केंद्र सरकार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ऑक्सीजन ऑडिट कही तो इन्होंने कहा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, वापस ले लिया जाए। उससे पहले कहते थे हमें ऑक्सीजन दे दो। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने 4 बार धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को। और जो आप वैक्सीन लेने की बात कर रहे हैं, केवल 20 सेकंड और दे दीजिए अमीर जी, ये सुनिए क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल। समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो ये पूरा वीडियो संजीव झा जवाब। आज संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि अप्रैल और मई के 2 महीनों में 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र दिल्ली के 3 नगर निगम द्वारा जारी हुए हैं और आपका आंकड़ा सिर्फ 9,916 का है। क्या मौत के आंकड़े छुपा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर और हर चीज का ठीकरा केंद्र पे फोड़ती है, ये आरोप है। जवाब। अगर देखिए अगर मैं फिर इनको पलट के कहूं कि गुजरात जिस मॉडल को लेकर पूरे देश में ये गए, वहां 71 दिनों में 1.25 लाख 1.25 लाख संजीव जामे के देखिए 71 दिनों में गुजरात में 1.25 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र इश्यू हुआ है, जबकि डेथ 4,000 दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 28,000 दिखा रहे हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है। तो उस पे भी जवाब लेते हैं, लेकिन आप अपने पे जवाब दीजिए ना। आम आदमी पार्टी अपने आंकड़े पे जवाब दे। जो बीजेपी आरोप जो गुजरात का सवाल है वो गुजरात के मुख्यमंत्री से न्यूज 18 ने पूछा है। जो मध्य प्रदेश का सवाल है वो शिवराज सिंह चौहान से न्यूज 18 ने पूछा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस समय आपको अपनी सरकार का जवाब देना है। आप देश के लिए जिम्मेदार नहीं, आप दिल्ली के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली पर जवाब दीजिए। दिल्ली पर क्या आंकड़ा आपका सही है, ये दावे से आप कह सकते हैं? क्योंकि नगर निगम का आंकड़ा कह रहा है कि 34,750 मृत्यु हुई है। जवाब दीजिए इस बार। मैं इसलिए कहा कि डेथ केवल कोरोना से नहीं, डेथ और चीज होता है, फिर ईयर बाय ईयर कंपेयर करेंगे, सच्चाई मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट सवाल आज है वो क्या है कि आज ये लाशों का शहर क्यों बना, चूंकि आपने समय पे इस देश की जनता को वैक्सीन नहीं लगाया। पहले अमीर जी, सबसे पहले तो बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही ये बात मानी है कि जो हमने वैक्सीनेशन अभी तक किया है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोड मैप मांगा, हम दे देंगे। प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, मेरे पास भी आदेश है, दिखा सकता हूं। ये जो जुरिडिक्शन का काम भी मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट मेरे पास भी है, वो कॉपी मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा अभी। चलिए मेरी बात सुन लीजिए। आप पढ़ते हैं, हम याद कर लेते हैं, हम लोग वहां प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता है क्या कहा है। बड़ी जिम्मेदारी से जो बात कह रहा हूं सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने रोड मैप मांगा है, वहां दिया जाएगा। दूसरी बात, आपसे एक सवाल है मेरा, सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। अमीर जी अब चुप कराइए, अब चुप कराइए ना प्लीज। मेरा आपसे सवाल है, वैक्सीन पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 1,34,00,000 हमने ऑर्डर करी है। वो ऑर्डर कब करी, किस तिथि को, और वो अग्रीमेंट कहा है वो दिखाइए। जो संजीव दिल्ली की जनता ठीक है, संजीव 10 सेकंड, संजीव 10 सेकंड, संजीव रिप्लाई, संजीव 10 सेकंड रिप्लाई। देखिए
एक चीज बताइए कि आज अगर हमें 8 लाख वैक्सीन मिला, उसी कंपनी ने 8 लाख वैक्सीन किस बेसिस पे दिया? जो हमने परचेज किया, जो हमने परचेज नोट दिया था, उसी के बेसिस पे 8 लाख मिला। और हमें यह कहा जा रहा है कि हम केंद्र सरकार के कहने पर आपको देंगे। अरविंद केजरीवाल मजे की बात है कि स्टेट के तो नहीं मिल रहा, दिल्ली लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा जब आपके पास वैक्सीन नहीं था तो हर जगह आपने नए सेंटर क्यों खोले पब्लिसिटी के लिए? पॉलिसी जनता का 1000 करोड़ रुपया आपने इश्तिहार में खर्च कर दिया अपनी इमेज चमकाने के लिए। कैसे चमकेगी जब गटर में पड़ी है आम आदमी पार्टी? ये देश है हमारा में फिलहाल इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है, ना ही कोरोना आसमानी आफत से आया है, ना ही सरकार के फैसलों की वजह से। यह एक महामारी है और 100 साल में पहली बार आई है। इसका सामना डट के करना चाहिए और साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। यह ऊल जलूल बयान देने से कोरोना तो नहीं भागेगा, लेकिन देश को, देश की जनता को, आवाम को नुकसान बेहद होगा। इसलिए कृपया करके इन बयानों से बचें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कुछ नहीं कह सकते तो यही कहें मास्क डाल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा कुछ नेताओं के लिए। नमस्कार।